क्लास 9th वालों, जैसा कि पेपर के लिए सुबह सुबह से ये आपका अगला मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है एंड आपको इसको पूरा रेडी करके जाना है। देखो, मैं 2 क्वेश्चन मॉडल पेपर आपको रेडी करवा चुका था और ये क्वेश्चन पेपर भी आपको रेडी करके जाना है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखो पैटर्न वही है पूरा का पूरा, आपको क्वेश्चन ये सारे रेडी करके जाने हैं और 2 जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने बताए उनको अच्छी तरीके से देख लेना और वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, चेक कर लेना। ठीक है, तो जल्दी से देख लेना इसके बाद। ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली देखो अभी तो यहाँ से आपके क्वेश्चन इस प्रकार से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी देखो आपका पैटर्न सारा कुछ वही है, आपका अगला सेट है और हम आपको सेट वाइज अलग अलग बता रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि देखो हर एक जिले में अलग अलग सेट आता है और सुबह से आप ये कंप्लीट कर लोगे एक बार रिवीजन कि कैसा क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चन रहेंगे। सो ये आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और यह एक मॉडल पेपर है जो कि आपको बिल्कुल से रेडी करके जाना है। ठीक है, सो सबसे पहले सही विकल्प चुन करके लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा है ना आपका जो एमसीक्यू टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुष्क बर्फ है, ठोस ऑक्सीजन, ठोस नाइट्रोजन या ठोस CO2 या ठोस जल। सो जो ठोस CO2 होता है, जो यहाँ पे सॉलिड फॉर्मेट में कहते हैं CO2। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, शुष्क बर्फ होता है। ठीक है, C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, स्लीडन ने। सो कोशिका की बात कर रहा है, सो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, ठीक है, जीवित कोशिका, जीवित सेल, सो आंसर याद रखना ल्यूवेनहॉक। और अगर केंद्रक की बात कभी कर जाए, केंद्रक की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और इन्होंने स्लीडन बा स्वान, ये 2 दोस्त थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, आगे देख लेना। अगला कह रहा है कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, 12 13 10। तो मैग्नीशियम का हमारा होता है 12 होता है, और ये सोडियम का दिया गया है, Na का दिया गया है। ठीक है, बाकी ये आप लोग बताइए 13 किसका होता है, सभी बताएंगे। अगला कह रहे किसी वस्तु के जड़त्व की माप यानी कि इनर्सिया जो है, इसकी माप क्या होती है भाई। सो वेग, बल, द्रव्यमान, संवेग। तो वस्तु के जड़त्व की माप को हम द्रव्यमान कहते हैं। C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बांध के रुके हुए, ठीक है, जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बांध का रुका हुआ जल, वो रुका है, आप यहाँ पर चीज समझ रहे हैं। ठीक है, रुका हुआ है मतलब स्थितिज है। ठीक है, जो चल रही चीज होती है उसके अंतर्गत गतिज ऊर्जा होती है, तो रुकी स्थिर चीज के लिए स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो ठोस में है ना, कोई वस्तु अगर ठोस है तो उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से आगे और क्वेश्चन है, बाकी हम देखते हैं आगे। कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज खालिस्तान ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, थॉमसन। ठीक है, थॉमसन इस तरीके से आपको लिखना लेना होगा। ठीक है, इनका नाम है जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ऐसे लग सकते हो आगे। अगर एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को खालिस्तान कहते हैं, तो एक ही प्रकार के बने परमाणु से पदार्थ जो बनता है उसे तत्व कहते हैं, और जो अलग अलग से बने उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल बराबर तथा खालिस्तान दिशा में लगते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं। क्या, विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है, अगला है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, क्या होता है, विस्थापन, याद रखना। ठीक है, अगला है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई खालिस्तान है, तो वो है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन, जिसका डायग्राम आपको आगे देखना है, बिल्कुल आता है। ठीक है, केंचुआ पालन को खालिस्तान कहते हैं, तो केंचुआ हमारा क्या कहलाता है, केंचुए जो होते हैं ये वॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, सो इसको हम बर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, इनके पालन को बर्मी कल्चर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका, बर्मी कल्चर। आगे और दिए गए। अब सत्यासत्ता जाते हैं। कह रहा है एक दूध एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, दूध क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, तो ये बिल्कुल से गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय है, तो ये बिल्कुल सही है, अमीबा एक कोशिकीय ही होता है। अगला कह रहा है सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इन्हें ऐसे ही नहीं देख सकते, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। वेग एक सदिश राशि है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसका मान न्यूनतम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है खरपतवार फसल के लिए उपयोगी होते हैं, तो ये आपका खरपतवार फसल के लिए उपयोगी होते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उपयोगी नहीं होते हैं। ठीक है, ये नुकसान पहुंचाते हैं और फसल को, इनसे फसल भी नष्ट होती है और सारे कीट भी आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं आपके यहाँ पर सही जोड़ियाँ। ठीक है, सही जोड़ियों में पहला क्वेश्चन कह रहा है जल का क्वथनांक। सो जल का क्वथनांक ये होता है। ठीक है, 373 केल्विन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्वथनांक बोले तो जहाँ पे जल उबलने लगे। ठीक है, उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अगला कह रहा है कि रक्त, तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, थर्ड का हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है रॉकेट नोदन, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। अगला है शक्ति का मात्रक होता है वाट, और बर्मी कंपोस्ट केंचुआ। ठीक है, छठे का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से और क्वेश्चन दिए गए। एक शब्द वाक्य में उत्तर में क्वेश्चन आ जाता है कि
पदार्थ की किस अवस्था में घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है, घनत्व की बात कर रहा है तो ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है, ठीक है, ठोस में, ठीक है, ठोस अवस्था अगर लिखना चाहो तो अवस्था, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है, 4 होती है कार्बन की संयोजकता। अगला कह रहे हैं हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती हैं, तो हृदय की पेशियों को वैसे तो देखो कार्डियक पेशी भी कह सकते हैं, कार्डियक प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन अनैच्छिक लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखोगे, अनैच्छिक प्रकार की होती हैं, ऐसा आंसर आप लिखोगे। अगला है वाहनों में दूरी मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो वाहनों में दूरी मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है, ओडोमीटर कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आ जाता है क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं, और आवृत्ति होती है जो हमारी, इसका ऐसा ही मात्रक आपको ध्यान रखना है कि होता है हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो इसे हम एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहेंगे। और आगे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 2-2 अंकी वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। सो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, अथवा मैं कह रहा है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है, ये रहेगा आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन देख लो सबसे पहले, तो किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस में, ठीक है, मतलब द्रव में नहीं जाएगा वो, ठोस से सीधा गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है, याद रखना। जैसे कपूर हो गया है ना, वो सीधा उड़ जाता है जलते ही, ठीक है। अथवा में घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पानी रिस करके बाहर आता है और बाष्पीकृत होता है। बाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े के पानी से ली जाती है, तो ऊष्मा निकल जाएगी तो घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। अगला आ जाता है मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर लिखिए, ठीक है, मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर लिखना है, और समांगी और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण से समझाना, ठीक है। तो 7वें का आंसर आपको यहाँ से पहले मिश्रण यौगिक में अंतर देख लीजिए, दिया गया है मिश्रण में तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, जबकि यौगिक में तत्व एक ही निश्चित अनुपात में होते हैं, है ना। मिश्रण अपने घटकों के गुण दर्शाता है, जबकि यौगिक के गुण उसके घटकों से पूरी तरह भिन्न होते हैं, ठीक है। और अथवा का क्वेश्चन था समांगी मिश्रण और विषमांगी, ठीक है। समांगी है वह मिश्रण जिसकी बनावट हर जगह समान होती है, समांगी, और जिसकी बनावट असमान होती है वो विषमांगी, ठीक है। आंसर याद रखना, उदाहरण याद रख लो, पानी में नमक का घोल समांगी है, रेत और लोहे के बुरादे का मिश्रण जो है वो विषमांगी है, ठीक है, ये दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए, ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, और अथवा में दिया गया है समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये आंसर भी हमें देखना है। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, ठीक है, और यह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका, ठीक है। अथवा में एक क्वेश्चन था आपका समस्थानिक किसे कहते हैं, तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है, सम स्थानिक है, ठीक है, सम स्थानिक है, ठीक है, संख्या जिनके समान हो ना वो परमाणु, वो ऐसे परमाणु वो हमारे कहलाते हैं समस्थानिक, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना, बाकी इनका आपको उदाहरण भी याद रखना है, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन 14 हो गया, कार्बन 14 हो गया, ठीक है, ये दोनों उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि जाइलम और फ्लोएम में के एक कार्य लिखिए और रंध्र के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के कार्य, इनमें अंतर भी आ सकता है, तो इसी के आधार पर लिख देना है आपको, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये रहा जाइलम फ्लोएम का कार्य। जाइलम क्या करता है, यह जड़ों से जल और खनिजों का पौधों में के अन्य भागों तक संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड यानी कि भोजन का संवहन करता है, ठीक है। तो भोजन को ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम, और जल को ले जाने का काम करता है जाइलम, ठीक है। अथवा में था रंध्र के कार्य लिखने थे। रंध्र क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान O2 और CO2 का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, शुद्ध बात इतनी याद रखना, और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में ये सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे इसके कार्य याद रखना, रंध्र यानी स्टोमेटा के, ठीक है। अगला था चाल और वेग में 2 अंतर लिखिए और एक समान गति किसे कहते हैं, इसको समझाइए, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपको देख लेना है, ये रहेगा चाल और वेग में अंतर, ठीक है। ये देखो चाल और वेग में अंतर दिख रहा होगा, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, ठीक है, एक अंतर हो गया। चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक और ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना। अगला था हमारा एक समान गति, ठीक है। तो एक समान गति के लिए आपको इसको याद रखना होगा, ये रहेगा एक समान गति किसे कहते हैं भाई, तो उत्तर लिखा है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसी गति की एक समान गति कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई वस्तु है एक समान, मतलब उसी एक टाइम पीरियड में क्या करेगी, समान दूरी तय करेगी, तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाएगा। ये रहेगा आपका 10वें क्वेश्चन का टोटली आंसर, ठीक है, पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है
संतुलित और असंतुलित बल में अंतर क्या है, और संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है, तो ये आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो संतुलित असंतुलित बल देख लो पहले। तो संतुलित बल क्या है, जब वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो वस्तु की गति की अवस्था नहीं बदलती है, यही संतुलित बल है। असंतुलित बल क्या है, जब परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो वह वस्तु की गति या दिशा को बदल सकता है। ठीक है, तो ये होता है संतुलित बल। तो इनमें अंतर याद रखना। संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, देखो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। ये 11th में अगर आप बायो लेगो मैथ लोगे तो काम आएगा फिजिक्स में। ठीक है, याद कर लो अच्छी तरीके से। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग क्या होता है, ये क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, तो ये आंसर आपको याद कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है मुक्त पतन क्या है। ठीक है, मुक्त पतन क्या है, और अथवा में है द्रव्यमान और भार में दो अंतर लिखिए। ठीक है, द्रव्यमान भार में अंतर, मुक्त पतन क्या है, इन दोनों को लिखना है। सो आंसर आपका दिया गया। पहले तो मुक्त पतन का आंसर और इसका दोनों का आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। ठीक है, द्रव्यमान और भार में अंतर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से देख लेना है दोनों में अंतर। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए, और कह रहा है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाना है आपको। ठीक है, तो ये रहेगा 13th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो, आर्किमिडीज का सिद्धांत पहले दिया गया है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल लगाता है, तो वह ऊपर की ओर जो बल लगता है ना, तो वो उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, सो ये चीज़ है। अथवा मैं क्या कह रहा था, उत्प्लावकता क्या है। ठीक है, उत्प्लावकता क्या है तो ये आपको समझाना था। ठीक है, बाकी यहाँ पे आंसर दिया गया उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उत्तर दिया गया तरल का वह गुण जिसके कारण वह उसमें डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। ठीक है, देखो तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये सिद्धांत दिया है उत्प्लावन बल के अकॉर्डिंग, और ये वही इसकी परिभाषा लिखी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आपको अलग तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं इसका सूत्र भी लिखना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखना है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ से आंसर ये दिया गया, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट की जा सकती है ऊर्जा। ठीक है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी कि रूपांतरित किया जा सकता है ना। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कह रहा है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अथवा में क्वेश्चन था गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, सूत्र लिखना था। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, ठीक है, उसका नाम है गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी का K बराबर 1/2, यानी कि 1/2 mv²। एम क्या है हमारा द्रव्यमान, भी हमारा वेग है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 14 नंबर तक। 15 आ जाता है भाई, कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट में क्या अंतर है, इसका अंतर लिखना है, और मिश्रित फसल के क्या लाभ हैं। ठीक है, मिश्रित फसल के लाभ लिखने हैं, कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट में अंतर भी लिखना है। ठीक है, तो पहले तो कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट में अंतर देख लो यहाँ से। ठीक है, कंपोस्ट कृषि अपशिष्ट और जानवरों के मलमूत्र के गड्ढों में सड़ा करके जो खाद बनाई जाए उसे कंपोस्ट कहते हैं। बर्मी कंपोस्ट जब कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को केंचुओं की सहायता से किया जाता है तो खाद तैयार को बर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो देखो अगर मलमूत्र को गड्ढे में सड़ा करके, डिब्बे में सड़ा करके खाद बनाई जाती है तो वो कंपोस्ट कहलाती है, लेकिन केंचुओं की मदद से जब खाद बनाई जाए तो वो बर्मी कंपोस्ट है। ठीक है, केंचुआ बोले तो बर्म, ठीक है, वॉर्म्स होते हैं जो, ठीक है, और इनसे जो कंपोस्ट वो बर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अथवा में था मिश्रित फसल के कुछ लाभ लिखने थे, तो फसल खराब होने का जोखिम कम होता है इसमें, यदि एक फसल नष्ट हो भी जाए तो दूसरी बच जाती है, एक ही खेत से एक तरह के कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं ऐसे में। ठीक है, प्राप्त हो जाते हैं, तो इसके लाभ हो जाते हैं। अगला दिया गया 16 में, अणु और परमाणु में दो अंतर लिखिए, और रासायनिक सूत्र लिखने के दो नियम लिखिए। ठीक है, दो नियम लिखने हैं रासायनिक सूत्र बनाने के। ठीक है, सो अणु और परमाणु में दो अंतर तो कर ही लेना ध्यान से। देखो यहाँ से अंतर इसका देख लेना, ये दिया गया है, ये दिया गया है अणु और परमाणु में अंतर। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु किसी भी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, तो अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला एक अणु वो यौगिक होता है, और परमाणु एक तत्व होता है जो कि सूक्ष्मतम कण होता है सबसे। ठीक है, यह उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर के परमाणु सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, अथवा में था रासायनिक सूत्र लिखने के दो नियम लिखिए, तो आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। ठीक है, इसका सूत्र का नियम है एक, ठीक है, कि जो संतुलन है उनका, ठीक है, वो बैलेंसी उनकी होनी चाहिए। ठीक है, आवेश भी होना चाहिए। कह रहा है कि जब एक यौगिक धातु और अधातु से मिलकर बनता है तो धातु के नाम या प्रतीक को पहले लिखा जाता है, जैसे NaCl। ठीक है, तो धातु का है सोडियम है यहाँ पे, तो इसको पहले लिखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दो अंतर लिखिए। ठीक है, पादप और जंतु में दो अंतर लिखना है, इनका अच्छी तरीके से डायग्राम देख लेना। अथवा मैं कह रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखने हैं, तो यहाँ से आंसर देख लेना, पहले तो अंतर देख लो। देखो पादप कोशिका में एक बाहरी कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, तो सेल वॉल किसमें होती है, पादप कोशिका में होती है, याद रखना। और जंतु कोशिका में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, बस इतना याद रखो। ठीक है, अगला कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य आपको यहाँ से देख लेना है। देखो ये रहेगा आंसर आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य। देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बिजली घर कहलाता है कोशिका का। सो यह कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ATP के रूप में उसे संचित करता है, तो इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं।
कहते हैं, और यह कोशिका की अनेक महत्वपूर्ण उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। अगला दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए और इसका सूत्र भी व्युत्पन्न करना है। ठीक है, अथवा में कह रहा है ये वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका पृथ्वी पर कितना वजन होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जी स्मॉल जी का मान आपको यहाँ पे दिया गया, ये यूज़ करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। पहले तो देख लो आप यहाँ पे 19 का आंसर जो कि 18 का, जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखना था आपको। ठीक है, तो इसका नियम दिया गया है, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है और यही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जिस बल से आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, एक पिंड दूसरे पिंड को, यह आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये आंसर याद रखना। और ये इनके नियम के अनुसार द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको याद कर लेना। ठीक है, बाकी इस प्रकार से इसका सूत्र आप व्युत्पन्न कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसका पूरा आंसर दिया गया है। ठीक है, जो द्रव्यमान है उनके गुणों के, ठीक है, उनके बीच की दूरी डी हो जाएगी, तो 1/d2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। अगला आ जाता है आपका, ये वाला करना था 10 किलोग्राम, इसका भार आपको निकालना था। ठीक है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको करना होगा। ये दिया गया कंप्लीट इसका आंसर। ठीक है, हल आप पूरा देख लीजिएगा, हल देख लीजिएगा। ठीक है, ये दिया गया है। द्रव्यमान का दिया गया आपको 10 किलोग्राम दिया गया, गुरुत्वाकर्षण आपको दिया गया है, इसका यूज़ करना है। ठीक है, ये दिया गया यहाँ पे। और आपको भार का सूत्र याद होना चाहिए। बस आप अपनी यहाँ पे क्या करोगे, अपनी सारी वैल्यू पुट कर दोगे। डब्ल्यू यहाँ पे नहीं है, डब्ल्यू यहाँ का यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये आप काट देना। एम इंटू जी होता है, यानी कि एम हमारा हो क्या जो द्रव्यमान, तो 10 द्रव्यमान की जगह जी हमारा क्या है, ये सारा, तो ये हम रख देंगे, फिर इसका गुणा करके 98 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सोनार की कार्यविधि और उपयोगों का वर्णन कीजिए। सोनार किसे कहते हैं। ठीक है, और अथवा कह रहा है ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पिच और लाउडनेस है इसको आपको अंतर समझाना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। पहले तो सोनार की जो कार्यविधि है वो देख लीजिए। देखो, सोनार जो है इसकी कार्यविधि, सोनार एक युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह प्रेषित से पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं जो कि समुद्र तल या किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटती हैं और पता चलता है, डिक्टेट हो जाती हैं तरीके से कि हाँ वहाँ पर कोई वस्तु है, कोई जहाज है, कोई कुछ है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, समुद्र की गहराई मापने और पानी के नीचे पनडुब्बियाँ हो गई, डूबे हुए जहाज़ों और हिमखंडों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य में अंतर लिखिए। सो प्रबलता और तारतम्य में ये अंतर हो जाएगा आपका यहाँ पे। देखो दिया गया है, कह रहा है प्रबलता क्या होती है, यह ध्वनि की वह विशेषता है जिससे ध्वनि ध्वनि क्या होती है, धीमी या तेज सुनाई देती है। प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, अधिक आयाम बराबर अधिक प्रबल ध्वनि। ठीक है, तारतम्य क्या है, यह ध्वनि का वह गुण है जो मोटी और पतली ध्वनि में अंतर करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये आंसर याद रखना। बाकी अगला क्वेश्चन है फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए। ठीक है, उपाय लिखने हैं और खाद्य और उर्वरक में 3 अंतर भी लिखने हैं। ठीक है, मैनर और फर्टिलाइजर जो होते हैं इसमें अंतर लिखेंगे और फसल सुरक्षा के लिए आप कुछ उपाय लिखेंगे प्रबंधन के। ठीक है, ये कुछ उपाय दिए गए फसल सुरक्षा प्रबंधन के। क्या क्या उपाय हैं, खरपतवार नियंत्रण और कीट और रोग नियंत्रण, प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे फसल प्रबंधन के उपाय दिए गए हैं। और अथवा में दिया गया था आपका, यहाँ पे आपका जो अंतर दिया गया है आपका देख सकते हो, खाद और उर्वरक में। ठीक है, प्रकृति के आधार पर खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो सड़े गले पौधों, गोबर आदि से बन जाता है। उर्वरक क्या होते हैं, कारखानों में तैयार किया जाता है, जैसे कोई रासायनिक पदार्थ हो गया। ठीक है, ह्यूमस के आधार पर अंतर याद रखें, पोषण के आधार पर। ठीक है, तो ये आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगले पेज पर आ जाता है भाई। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का चित्र बनाइए और उसके कार्य भी लिखना है साथ में। ठीक है, सो चलिए हम देख लेते हैं। ये रहेगा न्यूरॉन का, इस तरीके से चित्र आपको बना लेना है। फिर मैं इसके कार्य भी दिखा रहा हूँ, कार्य भी साथ में देख लो। पहले तो चित्र देख लो ध्यान से यार। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, डेंड्रॉइड केंद्रक होता है। ठीक है, एक्सॉन होता है। और 10th क्लास के लिए ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अभी से बना करके अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, देखो इस तरीके से इसके पार्ट होते हैं सारे, ये अंतिम सिरे होते हैं। ठीक है, कुछ और ये आपको मेनली कोशिका का एक्सॉन और ये केंद्रक और डेंड्रॉइड इतने बना करके आ जाना। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं बन रहा है याद तो। ठीक है, बाकी इसके कार्य यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, सूचना को प्राप्त करना, संचार नेटवर्क बनाना, सूचना को संचरण करना। ठीक है, बाकी ये भी कुछ कार्य इसके दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखित और अरेखित और कार्डियक पेशियों की संरचना और कार्य के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अंतर लिखना है आपको, अंतर लिखना है मेनली इसमें। ठीक है, तो ये देखो अंतर इनके आप देख सकते हो, अंतर आप इनमें इस तरीके से करोगे। ठीक है, इस तरीके से इनमें अंतर हो जाएगा, आप देखिएगा आपको क्लियरली। देखो पहले तो आकार और नियंत्रण के आधार पर रेखित पेशी में लंबे, मतलब आकार इनका लंबा होगा, बेलनाकार होंगी, शाखारहित होंगी। अरेखित पेशी तर्कु रूप होंगी, नुकीले सिरे होंगे। ठीक है, इसमें रेखित पेशी अच्छे पेशी है, अरेखित अनैच्छिक पेशी है। ठीक है, और कार्डियक पेशी भी अनैच्छिक पेशी है। ठीक है, और देखो धारियाँ क्या है, रेखित पेशी गहरी और हल्की धारियाँ होती हैं, अरेखित पेशी में धारियाँ नहीं होती हैं, कार्डियक पेशी में हल्की धारियाँ होती हैं। ठीक है, रेखित पेशी हाथ पैरों में पाई जाती है, अरेखित पेशी आमाशय में और श्वास नली में, कार्डियक पेशी केवल हृदय की दीवारों में। ठीक है, तो ये तीनों आंसर याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर। डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। ठीक है, डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के बिंदु लिखना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ बिंदु डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के। ठीक है,
ये कुछ बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। कह रहा है कि सभी द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। किसी भी तत्व या परमाणु के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। बाकी ये दिए गए हैं पूरे पांचों, आपको सिद्धांत के बिंदु याद कर लेना है। अथवा मैं कह रहा है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। तो आपको कुछ रासायनिक सूत्र लिखने हैं कुछ के, किस किस के, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इनके सूत्र आपको लिखने हैं, ठीक है, इसके भी। और चलिए हम इनके सूत्र देख लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। ये सूत्र दिए गए हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 हो जाएगा, Cl2 है इस तरीके, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कॉपर नाइट्रेट कॉपर Cu हो गया और नाइट्रेट NO3 2 हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम Al क्लोराइड Cl3, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है इनको। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है गति के द्वितीय समीकरण द्वारा आपका दिया गया है H/UT प्लस 1/2 AT² की व्युत्पत्ति आपको ग्राफीय विधि से करनी है, ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। और अथवा में कह रहा है, अथवा का देख लेते हैं अभी, पहले तो ये क्वेश्चन देख लो। देखो पहले इसका ग्राफीय विधि से हमें अच्छी तरीके से इसका अंतर देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना होगा, वेग समय ग्राफ कहलाता है ये, ठीक है। और इस तरीके से आपको ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना होगा, बाकी यही आपको ग्राफ बना करके आना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये पूरा इसका आंसर आपका यहाँ पर टोटली दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी व्युत्पत्ति कर दोगे और ये आपको सिद्ध जो करना था स्क्वायर है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना AT², ठीक है। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप इसे कैसे निकालोगे, आप देखो आपने ग्राफ बनाया तो क्षेत्रफल के आधार पर निकालोगे। क्षेत्रफल कैसा होता है, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप रखते हो, पूरा कंप्लीट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घट करके 60 हो जाती है, ठीक है। तो इसका मंदन ज्ञात करना है, ठीक है, त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। मंदन यानी कि जिसका है वो एक्सलेरेशन आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से देख लेना होगा। इसके लिए आपको देखो सूत्र याद होना चाहिए, बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है। जो एक्सलेरेशन का सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। प्रारंभिक वेग हमें दिया गया है, जो पहले भाग रही थी बस, पहले कितनी भाग रही थी 80 किलोमीटर, देखा 80 किलोमीटर। दूसरा वेग 60 किलोमीटर होगी फिर बाद में, ठीक है। तो द्वितीयक वेग हो गया, अंतिम वेग यानी कि इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे, अपना मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो किलोमीटर से मीटर में, है ना। तो ये निकल आएगा। बाकी समय हमारा 5 सेकंड दिया गया है ना। त्वरण का सूत्र हमारा ये हो जाता है E बराबर V - U/T। टी हमारा 5 है तो 5 रख दिया, बाकी ये सारी चीज़ें रख के हम आंसर निकालेंगे 1.112 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मंदन इसका निकल करके आ जाता है, ठीक है।